सो हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी के लिए हमारी कुछ व्यवस्था करवाइए, तो हमने सर से पुनः रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह से संस्कृत का आप लोगों के सामने हमने प्रेजेंटेशन पेश किया कि किस किस टॉपिक से आपके संस्कृत सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से हिंदी के लिए भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सर ने प्रिपरेशन किया हुआ है, पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर जो आपके आए हुए हैं उनको एनालिसिस करके पूरा डाटा सर ने बनाया है कि आपके हिंदी सब्जेक्ट में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो अब सर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो है नहीं, आप पहले से जान रहे हैं। सर का नाम है पवन तिवारी जी, और अब ये आज के इस लेक्चर में आपको हिंदी सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस टाइप से आपको हिंदी पढ़ना है। अब चूँकि पहला पेपर ही आपका हिंदी का है और 3 मार्च से आपकी परीक्षाएं हैं क्लास 10th की और 2 मार्च से क्लास 12th की परीक्षाएं हिंदी की। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10th वालों के लगभग सभी सब्जेक्ट कवर कर सकें। मैथमेटिक्स की भी हमारी सीरीज़ आ रही है, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो कंटिन्यू उनको देखना शुरू कीजिए, नहीं तो हमको उन सीरीज़ को बंद करनी पड़ जाएगी। और अब आपका रिस्पॉन्स हम देखते हैं हिंदी में कैसा रहता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन आते हैं, कोई क्यूरीज आती है किसी टॉपिक में, अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती तो आप कमेंट करके पूछिए। अगले वीडियो में हम आपकी कमेंट को ज़रूर शामिल करेंगे और उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, मैं माइक सर को हैंड ओवर कर रहा हूं। आप सर के हवाले, आप सर के हवाले, सर आपके हवाले, आप पूरे इन्फॉर्मेशन हिंदी के लिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कक्षा 10वीं की हिंदी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड शिक्षा मंडल रायपुर के शिक्षा सचिव आदरणीय प्रोफेसर वीके गोयल जी का एक 2-3 दिन पहले ही एक बयान आया है हम सब लोग के बीच में कि हम विद्यार्थियों को अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखते हुए तैयारी करना चाहिए। और निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि कोरोना काल की वजह से बहुत सारे विद्यालय, महाविद्यालय सब कुछ बंद चल रहे थे, ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी। तो निश्चित है कि बोर्ड को भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान में रखना होगा कि हमारे बच्चे उतने सशक्त नहीं हैं जिस तरह से हम पहले बोर्ड का एग्ज़ाम लेते थे और बच्चे हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाते थे। तो कहीं ना कहीं निश्चित है कि जो पिछले वर्ष के पेपर हैं, निश्चित तौर पर उनमें से प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। और मैंने आप लोगों के लिए कुछ पिछले और कुछ नए अपने अनुभव के माध्यम से कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ और उसको मैं ग्रीन बोर्ड पर के लिख करके अभी आप लोग को बताऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अधिक से अधिक चीज़ों को लेकर के आप अपना अध्ययन करें। तो चलिए, आप लोग कागज़, डायरी, जो कुछ भी है आपके पास, पेन वगैरह रख लीजिए और जो कुछ भी मैं आपको ग्रीन बोर्ड के माध्यम से अभी बता रहा हूँ उनको आप बहुत अच्छे से लिख करके और उस पर अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ग्रीन बोर्ड में मैंने व्याकरण खंड से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं जो अधिकतम आपके विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछे भी गए हैं और इस वर्ष पूछे जाने की संभावना भी है। तो आइए, समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास से कोई प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, या हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 4 काल बटे हुए हैं, वीरगाथा काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, इनमें से कौन से काल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके अंदर से या उनसे संबंधित मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न सगुण और निर्गुण, आप लोग को मालूम होगा भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यद्यपि सगुण और निर्गुण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं या तो वस्तुनिष्ठ में प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर वो
रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे या अधिकतम 2 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत इनको रखा जाता है। इसके बाद छायावाद के ऊपर प्रश्न बनते हैं, रहस्यवाद के ऊपर प्रश्न बनते हैं, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, नई कविता है। नई कविता से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, रीतिकाल। रीतिकाल से एकदम रेयर कंडीशन में बहुत कम ही ऐसा होता है कि रीतिकाल से प्रश्न किया जाए, पर कभी कभी रीतिकाल से प्रश्न पूछ दिया जाता है। और जो 2 मार्ग हैं हमारे पास, जो निर्गुण भक्ति धारा के 2 मार्ग हैं, एक तो ज्ञान मार्ग है और एक प्रेम मार्ग है। सगुण भक्ति धारा के भी 2 मार्ग हैं, एक रामाश्रयी और दूसरा कृष्णाश्रयी। तो रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी से तो बहुत कम प्रश्न बनते हैं, या यूँ कहा जाए कि जब से हमारा ये कोर्स चेंज हुआ है, कोर्स का पैटर्न दूसरा आया है, तब से कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी जैसे कोई भी प्रश्न अभी तक बने नहीं हैं और आने की कोई संभावनाएं भी नहीं दिखती हैं। हाँ, प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी चीज़ों से प्रश्न बन सकते हैं। खास करके वस्तुनिष्ठ के प्रश्न तो बनाए ही जा सकते हैं। तो सबसे अधिक हम ये देखते हैं कि चाहे वो छायावाद हो, रहस्यवाद हो, प्रयोगवाद हो, प्रगतिवाद हो, नई कविता है, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, ये सारी की सारी चीज़ें आधुनिक काल के अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हमको आधुनिक काल के बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन करना है और सबसे अधिक छायावाद और रहस्यवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इन पर हमको बहुत ही विशेष रूप से पढ़ाई करनी होगी। इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 2-3 चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि छायावाद या रहस्यवाद, इनकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताओं के बारे में हमको पढ़ना है। तो हमको सबसे ज़्यादा पढ़ने की जो आवश्यकता है, छायावाद के लिए ऊपर हमको पढ़ना है, रहस्यवाद के लिए हमको पढ़ना है, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता, इनके बारे में हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इनसे संबंधित हर वर्ष कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर बन जाता है। और इनके अंदर पढ़ना क्या है हमको, तो इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, और दूसरा ये कि इनके कवियों का नाम, कम से कम 2 कवि के नाम हमको याद हों और उनकी कम से कम 1 या 2 रचनाएं हमको याद हों। तो इतने में हमारा ये प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाता है और इसका उत्तर भी हम बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न आता है वो शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न आता है। हम आपको सबको मालूम है शब्द शक्ति 3 होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं और एकदम साधारण है। अभिधा को आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी वाक्य से कोई साधारण अर्थ निकल रहा है, सामान्य अर्थ निकल रहा है, वो अभिधा हो गया। किसी लक्षण के आधार पर अगर कोई अर्थ निकलता है तो उसको लक्षणा बोलते हैं। और किसी एक शब्द से, किसी एक वाक्य से कई सारे अर्थ निकल रहे हों, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ रहता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो बहुत बड़ा नहीं है ये, बहुत डिटेल से भी इसके बारे में कुछ भी नहीं है, एकदम छोटा सा है। फिर भी इसको लेकर के प्रश्न जरूर बनते हैं और ख़ास तौर पर के वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न बनते हैं वो आपके शब्द शक्ति से बन सकते हैं। दूसरा ये कि 1 नंबर के या 2 नंबर के प्रश्न आपके शब्द शक्ति से जरूर आता है। और दूसरा ये कि शब्द गुण, शब्द शक्ति जब आप पढ़ेंगे, शब्द शक्ति के तुरंत पश्चात शब्द गुण का कोर्स होता है। शब्द गुण में हमको मालूम है 3 शब्द गुण होते हैं। माधुर्य शब्द गुण होता है, प्रासाद शब्द गुण होता है, मैंने यहाँ पर लेकर के दिखाया भी आप लोगों को, और ओज शब्द गुण होता है। आप लोग को मालूम होगा गुण का मतलब है भाव से संबंधित है। जो काव्य को जब हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ को जब हम पढ़ रहे होते हैं और उसको पढ़ने के पश्चात हमारे मन में जिस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं को शब्द गुण कहा जाता है। तो या तो हमारे अंदर माधुर्यता का भाव उत्पन्न होगा, या फिर हमारे अंदर प्रासाद गुण का प्रादुर्भाव होगा, या फिर हमारे अंदर ओज गुण का प्रादुर्भाव होगा। ये तीनों चीज़ों के बारे में मैं अगली वीडियो में एकदम डिटेल से आप लोग को समझाऊंगा। और एकदम छोटे छोटे हैं, ये बहुत बड़े नहीं हैं, ठीक है। बिल्कुल भी इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये चीज़ें क्या है, एकदम छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरलता से आप इनको समझ सकते हैं। इसके बाद
विलोम शब्द से एक प्रश्न बन जाता है, वो भी कभी कभार बनता है जब बोर्ड के पास यूँ कहे कि कोई प्रश्न बचता ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास वैसे भी अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे पास प्रश्न बनाने के लिए प्रश्न हैं, ठीक है, और हम किसी भी प्रश्न को रख सकते हैं। तो अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि नहीं विलोम शब्द को ही रखा जाना चाहिए, तब विलोम शब्द जैसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, और वैसे बहुत कम आता है विलोम शब्द। इसके बाद उपसर्ग से संबंधित प्रश्न भी लगभग आता ही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इसको रखा जा सकता है। वस्तुनिष्ठ के अलावा रिक्त स्थान की पूर्ति में भी उपसर्ग से संबंधित प्रश्न रखे जा सकते हैं, और उचित संबंध बनाइए उसमें भी उपसर्ग से संबंधित प्रश्न रखे जा सकते हैं। तो ये उपसर्ग, और इसके बाद मुहावरा का भी अलग से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मुहावरा को वस्तुनिष्ठ के रूप में, या फिर खाली स्थान के रूप में, या फिर सही संबंध बनाने के रूप में 1 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ संधि विच्छेद है, संधि का प्रश्न है, और समास का प्रश्न है। ये दोनों भी विकल्प के रूप में ही हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है हमारे प्रश्न पत्र में। मात्र विकल्प को बनाने के लिए, एक प्रश्न हमको बनाने के लिए संधि से या समास से कोई प्रश्न रखा जा सकता है, और बहुत ज़्यादा इनमें विशेष कुछ नहीं है। आगे जब मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे से हम इन संधि को भी और समास को भी सीख जाएंगे। यद्यपि आप लोग को लगता होगा कि स्वर संधि बहुत बड़ा है, व्यंजन संधि बहुत बड़ा है, विसर्ग संधि बहुत बड़ा है, इसके बाद समास के 6 प्रकार हैं, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने को हो जाएगा। लेकिन एकदम शॉर्ट ट्रिक में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एकदम सरल शब्दों में समझाऊंगा, और आप लोग बिल्कुल चुटकियों में चीज़ों को आप लोग सीख लेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि संधि बहुत ज़्यादा है तो हम संधि में कौन सा संधि पढ़ें, या समास में 6 प्रकार हैं तो कौन सा समास हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। समास पूरे इंपॉर्टेंट है, संधि भी पूरे इंपॉर्टेंट है। ये है कि उनको कम समय में कैसे हमको सीखना है, ये मैं आपको अगली वीडियो में अवश्य बताऊँगा। इसके ठीक पश्चात, चूँकि आप लोग को मालूम है कि पिछले 2 वर्षों से बोर्ड का ऐसा निर्णय आया है कि हिंदी मीडियम का जो पाठ्यक्रम होगा और अंग्रेजी मीडियम का जो पाठ्यक्रम होगा, दोनों अब एक जैसे होंगे। पहले क्या होता था, हिंदी मीडियम का हिंदी विशिष्ट होता था और अंग्रेजी जो है सामान्य होता था, और अंग्रेजी मीडियम में अंग्रेजी विशिष्ट होता था और हिंदी सामान्य होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब दोनों में एक जैसे ही हिंदी की पुस्तक भी चलेगी, एक जैसे अंग्रेजी की पुस्तक ही चलेगी। तो हमारे पाठ्यक्रम में हो सकता है कि जो हिंदी विशिष्ट की जो पेपर बनाई जाती थी, उसमें पहले क्या होता था कि रस, अलंकार और छंद, ये तीनों प्रश्न हिंदी विशिष्ट के पेपर में पूछे जाते थे, जबकि सामान्य में बहुत कम पूछा जाता था। अलंकार के बारे में हिंदी सामान्य के प्रश्न पत्र में आता था अलंकार के बारे में, लेकिन वो भी बहुत कम आता था। फिर भी हमको रस के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। हो सकता है आ जाए, क्योंकि अब हिंदी विशिष्ट और हिंदी सामान्य एक जैसे हो गया है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि रस नहीं आएगा, कि अलंकार नहीं आएगा, कि छंद नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये तीनों चीज़ों को आपके सामने लेकर के आया हूँ। और रस में हम क्या क्या रस सीख सकते हैं, तो श्रृंगार रस बहुत ज़्यादा प्रश्न में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो श्रृंगार रस के बारे में आप पढ़ लेंगे। संयोग श्रृंगार क्या है, वियोग श्रृंगार क्या है। वीर रस के बारे में सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं, अद्भुत रस के बारे में सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं, और शांत रस के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो ये जो 4 रस का नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यद्यपि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि रस से संबंधित प्रश्न बहुत कम बना है। हिंदी विशिष्ट का जब पेपर हुआ करता था तो उसमें रस का भी प्रश्न बनता था और छंद का भी प्रश्न बनता था, लेकिन हिंदी सामान्य में रस और छंद का कोई प्रश्न नहीं बनता था। परंतु वर्तमान समय में हिंदी सामान्य और हिंदी विशिष्ट जैसे शब्द को बिल्कुल हटा दिया गया है। अब मात्र हिंदी शब्द को लाया गया है, और वो विशिष्ट वाले भी उसी हिंदी का परीक्षा देंगे जो सामान्य वाले देंगे।
तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि रस से संबंधित कोई प्रश्न पूछ दिया जाए, या अलंकार से संबंधित कोई प्रश्न पूछ दिया जाए, या छंद से संबंधित कोई प्रश्न पूछ दिया जाए। तो कम से कम हमारे ध्यान में ये रहेगा कि हमको किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है। तो रस में हम श्रृंगार रस को पढ़ लें। श्रृंगार में 2 होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके बाद वीर रस को पढ़ लें, अद्भुत रस को पढ़ लें और शांत रस को पढ़ लें। अब हम आते हैं अलंकार में। तो अलंकार में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो है मानवीकरण अलंकार। ये यहाँ पर मैं लिख करके दिखाया हूँ, मानवीकरण अलंकार। इसके अलावा रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और सबसे कम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में तो हिंदी विशिष्ट की जब प्रश्न पत्र बनाई जाती थी तो उसमें अनुप्रास अलंकार का जिक्र होता था, लेकिन हिंदी सामान्य में आज तक अनुप्रास अलंकार से कोई भी प्रश्न नहीं बनाया गया है। या तो रूपक अलंकार से प्रश्न बनता है, या यमक अलंकार से प्रश्न बनता है, या उत्प्रेक्षा से बनेगा, और सबसे अधिक जो प्रश्न बनते हैं वो मानवीकरण अलंकार से बनते हैं। तो इन 3-4 अलंकारों को हमको विशेष रूप से अध्ययन करना है अपनी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। चूँकि अब बहुत कम समय है हमारे पास, 2-3 दिन के बाद हमको परीक्षा में ही बैठना है। हिंदी का परीक्षा हमारा सबसे पहला परीक्षा है, तो सबसे कम समय में हमको इन्हीं 3-4 अलंकार के विषय में अध्ययन करना होगा। इसके ठीक बाद छंद के बारे में, तो छंद में दोहा छंद, कुंडलिया छंद, सोरठा छंद और हरिगीतिका छंद, ये 4 छंद हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप अध्ययन कर लेंगे, हो सकता है कि इससे प्रश्न बन जाए। वैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। अब हम अगले क्रम में पत्र के बारे में आते हैं। बच्चों के मन में बहुत सारा ये रहता है कि पत्र बहुत सारे होते हैं और उनमें से हमको कोई 2-4 पत्र याद करने होते हैं। हमारे पास निबंध की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 15-20 के लगभग हमारे पास निबंध होते हैं हमारे कोर्स में, और हम चाहते हैं कि मात्र 2 या 3 निबंध ही हम लोग याद करें, और वो जो 2-3 निबंध हम याद करें उनमें से कोई एक निबंध आ भी जाए। तो इसलिए हम उसको इम्पॉर्टेंट के रूप में हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए कौन सा निबंध और कौन सा पत्र हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, पत्र के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के ऊपर, इसके बाद मित्र को पत्र, मित्र के लिए पत्र, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, अंक सूची का 2य प्रति आपको प्राप्त करना है उसके लिए पत्र, और स्वच्छता संबंधी पत्र जो है हमको प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। निबंध में जो इस वर्ष का इम्पॉर्टेंट निबंध हो सकता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसमें नई शिक्षा नीति, स्वच्छ भारत अभियान, योग का महत्व, मोबाइल, इंटरनेट, और अभी जो हमारे पास जो समय हमारा चल रहा है, कोरोना काल का समय चल रहा है, तो हो सकता है बोर्ड हमारे सामने कोरोना संक्रमण के बारे में कोई एक प्रश्न बना करके दे दे, कोई एक ऑप्शन के रूप में इसको रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये 5 निबंध मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ, जो निश्चित है कि इनमें से कोई ना कोई निबंध तो निश्चित है कि आएगा ही आएगा, और अधिकतम मुझे लगता है कि 2 से 3 निबंध ऑप्शन में आ सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा व्याकरण खंड को लेकर के एक छोटा सा प्रयास मैंने जो किया है आप लोगों के लिए कि व्याकरण से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकूं। इसके ठीक पश्चात मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक से भी कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूं, जो कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, और वो भी एक कम समय में बताने का प्रयास रहेगा मेरा। और इसके बाद की जो हमारी वीडियो आएगी, आप लोगों के जो प्रश्न आएंगे, आप लोगों का जो कमेंट आएगा, उसके आधार पर हम और भी ज़्यादा बृहद तरीके से आप तक पहुंच पाएंगे। तो आइए अब पाठ्य पुस्तक की ओर हम लोग चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने कुछ पाठगत प्रश्नों को लेकर के मैं फिर से लिखा हूं कुछ चीज़ों को, जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। पाठ के अंदर से हमारे पास जो प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, और वस्तुनिष्ठ के पूरे 5 प्रश्न पाठ से ही बना दिए जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब व्याकरण से कोई प्रश्न बनता है। जैसे मैं आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया था कि संधि से कोई प्रश्न बन जाएगा, समास से कोई प्रश्न बन जाएगा, मुहावरे से कोई प्रश्न बन जाएगा, लेकिन वो बहुत कम बनता है। अधिकतम आप देखेंगे, अधिकतम आपके पास प्रीवियस ईयर के परीक्षा के प्रश्न पत्र होंगे, तो आप उसको जब देखेंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा कि अधिकतम प्रश्न जो हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ जो है आपके पाठ्य पुस्तक से ही बनाए जाएंगे। अब वो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं,
इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन करके आता है वो पाठ की विधा को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। हमारे पास पाठ का नाम दे देगा और सीधे लिख देगा यह किस विधा से संबंधित है। हमारा वह पाठ एकांकी है कि जीवनी है कि संस्मरण है कि रेखा चित्र है। पाठ की जो भी विधा है उसको लेकर के प्रश्न बनते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इसके साथ साथ पाठ का नाम दे देगा और लेखक का क्या नाम है, कवि का क्या नाम है, उसमें 4 से 5 लेखक या 4 से 5 कवियों का नाम दे देगा, आपको वो बताना होगा। इस प्रकार से लेखक और कवि के नाम को लेकर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। पाठ की विधा को लेकर के प्रश्न बनाए जाते हैं और पाठ के लेखक और कवि को लेकर के प्रश्न बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ पाठ में जिनका मेन चरित्र होता है, चरित्र चित्रण होता है, जो जिनको लेकर के वो पाठ बनाया जाता है, उसको हम नायक और नायिका के रूप में जानते हैं। या तो वह पाठ किसी पुरुष वर्ग को लेकर बनाया गया होगा, तो जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में बनाया गया है या जिस किसी भी पुरुष वर्ग के बारे में बनाया गया है, निश्चित वह नायक के अंतर्गत आएगा। और अगर किसी स्त्री को लेकर के कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, कोई पाठ लिखा गया है, तो उसमें उस स्त्री को अपन नायिका कहेंगे। तो इस प्रकार से पाठ के नायक और नायिका को लेकर के उनसे संबंधित चीज़ों को अधिकतम पूछे जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको अगर तैयारी करनी है तो पाठ की विधा को याद कर लीजिए। आपके पास जो भी 8-10 जो भी लेसन है वो लेसन किस विधा से संबंधित है, वो एकांकी है कि नाटक है कि वो संस्मरण है, क्या है, वो चीज़ें याद कर लीजिए आप। और जो लेसन को लिखने वाले हैं उनका नाम याद कर लीजिए। लेसन किन से संबंधित है, वो लेसन किस व्यक्ति से संबंधित है, किसको लेकर के वो लेसन बनाया गया है, किस पर वो पाठ बनाया गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ रिक्त स्थान का जो प्रश्न है और उचित मेल का जो प्रश्न है, ये भी पाठ से ही बनाया जाता है। और इसमें भी पाठ की विधा, पाठ को लिखने वाले लेखक या कवि, नायक या नायिका, इन्हीं के ऊपर उचित मेल और रिक्त स्थान बनाए जाते हैं। तो हमको सबसे अधिक अगर अध्ययन करना है वो पाठ की विधाओं के बारे में, लेखक और कवि के बारे में, नायक और नायिका के बारे में अगर हम पाठ को अध्ययन करते हैं तो रिक्त स्थान और उचित मेल जैसे चीज़ों को भी हम क्लियर कर लेंगे। इसके बाद पाठ से गद्यांश का अनुवाद हमारे पास आता है। एक प्रश्न गद्यांश के अनुवाद को लेकर के आएगा ही आएगा। गद्यांश के अनुवाद के लिए कौन कौन सा पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, मैंने पाठ के नाम भी यहाँ पर लिखे हैं। अपनी अपनी बीमारी, माटी वाली, घीसा, वीर नारायण सिंह, एक था पेड़ और एक था ठूठ, मरिया। ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं पाठ से आपका गद्यांश का अर्थ लिखने के लिए आता है। इसमें से भी आपको ध्यान रखना है माटी वाली पाठ, घीसा पाठ, वीर नारायण सिंह का पाठ और मरिया का पाठ, ये 4 ऐसे लेसन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे गद्यांश का अर्थ लिखने के लिए आने के लिए 100% संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इन पाठों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें या सबसे अधिक हम इन पाठों के सभी पैराग्राफ पर हम अपना ध्यान दें, हम अपना अध्ययन करें तो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि जब कभी भी आप गद्यांश का या पद्यांश का अर्थ लिखने के लिए आता है उसमें हमको 3-4 चीज़ें लिखनी आवश्यक होती है। सबसे पहले तो हम उसका शीर्षक लिख दें, शीर्षक के बाद हम संदर्भ लिख दें, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखें, प्रसंग के बाद उसका व्याख्या करें, उसका अर्थ लिखें और इसके बाद विशेष लिखें। तो इस प्रकार से जब हम इस गद्यांश का या पद्यांश का अनुवाद करने का जब उत्तर लिखते हैं खासकर हिंदी भाषा में, तो वो एक सही तरीका माना जाता है और उसमें हमको पूरे नंबर मिलते हैं। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि संदर्भ में भी नंबर रहता है, प्रसंग लिखने का भी नंबर रहता है, व्याख्या करने का भी नंबर रहता है, विशेष लिखने का भी नंबर रहता है। इसलिए हमको इन सभी चीज़ों को लिखना अनिवार्य होता है। तो जब आप अध्ययन करेंगे
इन चीज़ों को आप अपना जब देखेंगे इन चीज़ों को, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन सभी विषयों पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग। पद्यांश के अनुवाद के लिए मैंने कुछ यहाँ पर लेसन लिखे हुए हैं। जनतंत्र का जन्म, मीराबाई, गृह प्रवेश, बादल को घिरते देखा है, जीवन का झरना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इनमें से भी आपका ये जो मीराबाई का लेसन है, दूसरा बादल को घिरते देखा है और तीसरा है जीवन का झरना, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इन तीनों पाठों से निश्चित है कि हमारे पास एक कोई ना कोई पैराग्राफ, छोटा सा पद्यांश आ जाएगा जिसका हमको अर्थ लिखना रहेगा, और इसके उत्तर में भी हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, शीर्षक, विशेष, इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन सभी का हमको नंबर मिलता है, अंक मिलता है, और उत्तर लिखने का सही ढंग भी यही है। इसके बाद पाठ से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्नोत्तर बनते हैं, हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो प्रश्नोत्तर हमसे पूछे जाते हैं उनमें सबसे अधिक किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। चरित्र चित्रण वाले जो प्रश्न होते हैं, जिसमें हमको किसी व्यक्ति के बारे में, उसके चरित्र के बारे में बताना होता है, ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ नायक नायिका के नायक नायिका से संबंधित, मतलब किसी पाठ में जिस व्यक्ति का सबसे अहम रोल होता है, सबसे प्रमुख रोल होता है, निश्चित है कि उस पाठ से जब प्रश्न लिए जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को उठाए जाएंगे जिन प्रश्नों में उस पाठ से संबंधित नायक या नायिका के बारे में पूछा गया हो, या उससे संबंधित जो प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्नों को लिया जाता है। इसके साथ साथ पद्यांश के कुछ भाग, कुछ अंश आपको दिए जाएंगे, 2 लाइन 3 लाइन का पद्यांश आ जाएगा, और आपसे प्रश्न कर दिया जाएगा कि लिखे हुए पद्यांश का भाव बताइए या लिखे हुए पद्यांश का अर्थ बताइए। ऐसे प्रश्न हमसे अधिकतम पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न यदि हमारे लेसन में है, हमारे अभ्यास में है, तो इन चीज़ों का हम ज़रूर अध्ययन करें। और इसी के साथ आज के इस वक्तव्य को मैं यहीं पर संपन्न करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अधिक से अधिक आप प्रश्न पूछें। जितना ज़्यादा आप प्रश्न पूछेंगे उतनी ही ज़्यादा मुझको आसानी होगी आगे की वीडियो आप तक उपलब्ध कराने के लिए। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।